हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज आपके लिए एक बड़ा ही अहम सा टॉपिक लेके आया हूँ फ्रिक्शन में, जहाँ पर दो ब्लॉक्स के बीच फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है बट सरफेस जो होता है वो स्मूथ होता है। स्टे ट्यून्ड, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं हमारे पास, कॉन्सेप्ट अच्छा है, एग्जाम में पूछा जाता है, नीट में काफ़ी सवाल इसके पूछे जाते हैं, या जो पहले नीट की तरह हर स्टेट वाइज जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ करते थे उनमें बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। हालांकि आईआईटी में आज तक ये ऐसा सवाल नहीं पूछा गया है, बट हु नोज, इट कैन बी। सो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो पता है आपको सब्सक्राइब करना है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मेरा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। देखिए सिचुएशन क्या है कि हमारे पास दो ब्लॉक हैं। लेट्स से ये हमारे पास टू ब्लॉक सिस्टम है और जो सरफेस है, दिस सरफेस इज स्मूथ, बट ये हमारे पास रफ है, तो इसको मैं कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से डिनोट कर रहा हूं। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का एग्जिस्टेंस मतलब कि ये रफ सरफेस है। दो ब्लॉक हैं, लेट्स से दिस इज ब्लॉक M1, दिस इज ब्लॉक M2। दोनों पे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने दोनों पे फोर्सेस लगा दी हैं, दोनों ब्लॉक्स पे फोर्स लग रही हैं। तो सवाल पूछे जाते हैं कि इनकी एक्सेलरेशंस क्या क्या होंगी, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, क्या दोनों साथ साथ मूव करेंगे कि दोनों की अलग अलग एक्सेलरेशन होगी, मूव करेंगे कि नहीं मूव करेंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल पूछ लिए जा सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट बस दो ही केसेस में डिवाइड है। क्या कहता है कि सबसे पहले आपको मेंटली फ्रिक्शन को एलिमिनेट करना है कि कहीं पर भी कोई भी फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है यहां पर फ्रिक्शन है, बट मेंटली आपको क्या करना है कि यहां पर भी फ्रिक्शन नहीं है, यहां पर तो है ही नहीं, तो यहां पर भी ये भी स्मूथ सरफेस बन गया, ये भी स्मूथ सरफेस बन गया, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, F1 डिवाइडेड बाई M1, वो A1 आ जाएगा, F2 डिवाइडेड बाई M2 A2 आ जाएगा। ठीक, तो क्या लिखना है, मेंटली eliminate the presence of friction, presence of friction। सबसे पहले जब आप ये स्टेप करेंगे तो देन A1 आ जाएगा आपके पास F1 अपॉन M1 और A2 आपके पास होगा F2 अपॉन M2। अगर नाउ केस 1 कहता है कि अगर A1 नॉट इक्वल्स टू A2 है, देन देर इज ए वेरी फेयर चांस, देर इज ए टेंडेंसी टू स्लिप बिटवीन द ब्लॉक्स। सो ये दोनों की ब्लॉक्स के बीच देर इज ए टेंडेंसी टू स्लिप। इसका मतलब यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में आ सकता है, और कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह काइनेटिक फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में आएगा, तो दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन अलग अलग होगी। बट एक चीज क्लियर है कि अगर आपका A1 और A2 सेम नहीं आता है तो यहां पर फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो इट इज ए फेयर चांस दैट दीज टू ब्लॉक्स हैज अ टेंडेंसी टू स्लिप। सो देयर इज ए chance of slipping, or there is a tendency of slipping between the blocks। अब दोनों ब्लॉक्स के बीच स्लिपिंग की टेंडेंसी है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द ब्लॉक्स। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, बट इन सम केसेस कुछ सवालों में हमें यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन भी देखने को मिलेगा जब दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन अलग अलग होगी, बट मोस्ट ऑफ द केसेस स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट। ओके, और दोनों ब्लॉक कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, एंड बोथ ब्लॉक्स move with common acceleration, common acceleration। क्लियर?
ये हो गया हमारे पास केस फर्स्ट। केस सेकंड क्या कहता है? केस सेकंड कहता है कि अगर A1 इक्वल्स टू A2 हो जाएगा तो क्या होगा? तो फ्रिक्शन नहीं होगी, ठीक। देयर इज नो चांस ऑफ स्लिपिंग बिटवीन द टू ब्लॉक्स, यहां पर फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं होगा। ओके, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हम कंसीडर करेंगे? देन 0। तो केस 2 कहता है, केस सेकंड, इफ A1 इक्वल्स टू A2 ऐसा आता है, देन देयर इज नो स्लिपिंग और देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग, देन नो फ्रिक्शन present or exist between the blocks। क्लियर? दो केसेस हैं, इन्हीं दोनों केसेस के हिसाब से हमें अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल हमेशा कुछ ना कुछ अलग होता है बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है उससे, तो हम सीखते हैं कि न्यूमेरिकल्स जो वैरायटी है उनको कैसे हैंडल किया जाए। स्टे ट्यून्ड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं। देखो, जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 होगा, उसका बेसिक फॉर्म ऐसा है कि हमारे पास अगेन 2 ब्लॉक सिस्टम है। आज हम जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे वो सारे के सारे न्यूमेरिकल का ये जो सरफेस होगा वो स्मूथ सरफेस होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा, जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, वहां पर ये भी रफ सरफेस है और ये भी रफ सरफेस है। सो 2 वीडियोस बनेगी। आज की वीडियो टोटली डिपेंड रहेगी जहां पर ये जो सरफेस है ब्लॉक और सरफेस जो ग्राउंड है वो स्मूथ सरफेस रहेगा। ये A है, B है, इस पे 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। अगेन स्मूथ सरफेस है और यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू है 0.5। दोनों का जो मास है वो 10 kg है। कितना है? दोनों का मास 10 kg है। क्वेश्चन में पूछ लिया गया व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दीज 2 ब्लॉक्स। सो मैं लिख रहा हूं, A1 को कैलकुलेट करो कितना होगा और A2 को कैलकुलेट करो कितना होगा, कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जो हमने सीखा था। सबसे पहले क्या करना है कि फ्रिक्शन को एलिमिनेट करके इन दोनों की एक्सेलरेशंस देखनी है। अगर मैं कहूं कि यहां पर फ्रिक्शन नहीं है तो इस ब्लॉक पे कितनी फोर्स लग रही है? 50 न्यूटन। मास कितना है? 10 kg। तो A1 कितना आ जाएगा? 50/10, ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? A2, इस ब्लॉक पे कितनी फोर्स लगेगी? देन अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो कोई फोर्स नहीं लगेगी, कोई फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी कितना आ गया? 0। ये वो सिचुएशन है जब हम मेंटली अपने आप को डिसाइड करते हैं कि इनकी एक्सेलरेशंस क्या होंगी अगर यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रही होगी तो ये कैसा सिचुएशन आ गया? A1 नॉट इक्वल्स टू A2। केस 1 आ गया ये कॉन्सेप्ट का। इसका मतलब क्या है? यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करने के हाई चांस हैं। ये दोनों सरफेस के बीच देयर इज ए रिलेटिव टेंडेंसी टू मूव और स्लिप विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। देयर इज ए हाई टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग बिटवीन दीज 2 ब्लॉक्स। क्लियर हो गया? ओके, और मैंने क्या कहा था? अगर यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा तो दोनों ब्लॉक कॉमन एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेंगे। इतना हमें क्लियर हो गया कि यहां पर फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा। इसका काम इतना ही होता है कि ये डिसाइड करना, ये डिसाइड हो गया। अब ये डिसाइड हो गया है तो हम ये कहेंगे कि इनके बीच यहां पर फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा। दैट इज फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द ब्लॉक्स। ठीक है, ये जो मेंटली हम फ्रिक्शन को एलिमिनेट करते हैं, ये जो काम करते हैं ये चीज जानने के लिए कि फ्रिक्शन यहां एग्जिस्ट करेगा कि फ्रिक्शन की वैल्यू 0 होगी। तो हमने क्या देखा कि यहां पर फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब ये दोनों सिस्टम ना कॉमन एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप ये कहता है कॉन्सेप्ट का, कॉमन एक्सेलरेशन से जब ये सो बोथ मूव विद कॉमन एक्सेलरेशन। कॉमन एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन जब आप देखोगे, ये हमारे पास पूरा सिस्टम हो गया। इस सिस्टम पे कितना फोर्स लग रहा है? 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो मास कितना हो गया सिस्टम का? 10 + 10 20 हो गया, और कोई फोर्स नहीं है। यहां पर देखोगे, यहां पर ये स्मूथ सरफेस है, तो यहां पर जो फ्रिक्शंस लगने थे इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन पे और इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन पे,
वो जो फ्रिक्शन फोर्सेस होंगी वो इंटरनल फोर्सेस होंगी। सो इस सिस्टम पे ये इंटरनल फोर्सेस कोई रोल प्ले नहीं करेंगी। ये फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं। ओके, तो पूरे सिस्टम पे इस सिचुएशन में जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा वो कितना है 50। ये हो गया फोर्स इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम हो गया 10 kg प्लस 10 kg एंड द कॉमन एक्सेलरेशन व्हेन वी डिवाइड इट कम्स आउट टू बी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक्स। चलिए चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई ये दोनों सेम ही एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। ये स्टेप आपको जरूर करना होता है, क्योंकि मैंने पहले क्या कह दिया आपको कि फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा और हाई चांस है कि दोनों के बीच कौन सा फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा। बट मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि देयर इज ए चांस दैट कहीं कहीं एक काइनेटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट करे और दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन अलग अलग हो। दोनों ब्लॉक की एक्सेलरेशन सेम होगी कि अलग अलग होगी, अब आप जानेंगे। अभी तक तो हमने यही माना कि दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी और कितनी एक्सेलरेशन से चल रहा है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इसका मतलब ये हो गया कि ये बी वाला है, ये जो बी ब्लॉक है ये इतनी एक्सेलरेशन से चल रहा है। चलिए बना देते हैं 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, इसको कौन लेके जा रहा है? इसको तो फ्रिक्शन ही लेके जाएगा ना। ये जो फ्रिक्शन मैंने ड्रॉ किया है इसको तो फ्रिक्शन ही आगे लेके जाएगा। इसका मतलब बी ब्लॉक को जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड की जा रही है इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से प्रोवाइड की जा रही है, और कोई फोर्स तो इस पर लग नहीं रहा क्योंकि यहां तो स्मूथ है, यही फ्रिक्शन वाला था, फ्रिक्शन के कारण ये इतनी एक्सेलरेशन से चलेगा। तो चेक कर लेते हैं फ्रिक्शन कितनी है। फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 10 kg, एक्सेलरेशन आया 2.5। सॉल्व करेंगे कितना आ गया 25 न्यूटन। कि अगर इतनी फ्रिक्शन है इस सरफेस पे अगर इतनी फ्रिक्शन है तो दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर सकते हैं या करेंगे। क्लियर? अगर F का वैल्यू इतना है या इन दोनों के बीच जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अगर इतनी वैल्यू 25 न्यूटन वैल्यू प्रोवाइड करवा सकती है तो दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे। क्या यहां ये जो रफ सरफेस है इसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितना हो सकता है? सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो हो सकता है, मैक्सिमम स्टैटिक वैल्यू वो होता है म्यू एन। म्यू का वैल्यू है 0.5 और एन यहां पर जो एन होगा, एन क्या लिखेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लिखते हैं mg। तो n का वैल्यू यहां पर क्या होगा mg, मतलब 10 इंटू जी की वैल्यू भी मैं 10 पुट कर रहा हूं। ये जो डेसिमल है एक 10 और डेसिमल कैंसिल हो जाएगा 50 न्यूटन। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आया 50 न्यूटन। मतलब यहां पर ये जो आपस में सरफेसेस हैं ए और बी के बीच जो सरफेस है वहां पर मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 50 न्यूटन ऑफ फ्रिक्शन हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू, और उससे कम भी हो सकती है बिकॉज वी नो दैट द स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। वो अपनी डायरेक्शन को अपने मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकती है। तो यहां पर 50 न्यूटन मैक्सिमम हो सकता है, बट दोनों ब्लॉक्स को साथ साथ चलने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है F, दैट इज 25 न्यूटन की रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है? यस, वो रिक्वायरमेंट यहां पर पूरी हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये वाली कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो रही हैं। दोनों ब्लॉक्स जो हैं कॉमन एक्सेलरेशन से दैट इज 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। इसी न्यूमेरिकल में आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। तो आप क्या आंसर होना चाहिए? ये आंसर होना चाहिए कि ये आंसर होना चाहिए? समझदार व्यक्ति इसको टिक करेगा। क्यों? दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। इतनी वैल्यू यहां पर हो सकती है, बट अभी इस सिचुएशन के हिसाब से कितनी रिक्वायरमेंट है 25 न्यूटन की रिक्वायरमेंट है। सो यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स है अभी वो कितनी है 25 न्यूटन यहां पर एग्जिस्ट करेगा। आई होप कि आपको ये फर्स्ट न्यूमेरिकल बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, है ना, कि कैसे हमने मेंटली फ्रिक्शन को एलिमिनेट किया और A1 और A2 देखे। अगर ये इक्वल नहीं आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा इस सरफेस पे फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। उस फ्रिक्शन की एग्जिस्टेंस से दोनों ब्लॉक साथ साथ चल सकते हैं, नहीं भी चल सकते हैं, मतलब दोनों सेम कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर सकते हैं या दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से मूव नहीं कर सकते। इसकी एक्सेलरेशन अलग हो सकती है, इसकी एक्सेलरेशन अलग हो सकती है।
कैसे डिसाइड करते हैं? सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर सकते हैं। दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेंगे तो नेट फोर्स कितनी लगी? 50 न्यूटन। 50 न्यूटन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज द मास ऑफ द सिस्टम। सॉल्व किया तो अगर दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेंगे ब्लॉक तो उनकी एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होनी चाहिए। क्लियर है बात? अब हम चेक करेंगे ना कि क्या वाकई ये सेटिस्फाई कंडीशन है कि नहीं है। तो बी ब्लॉक को कौन आगे धकेल रहा था? उस पर लगने वाली फ्रिक्शन फोर्स, और कोई फोर्स बी ब्लॉक पे नहीं लग रही है। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा यहां पर? मास इंटू एक्सेलरेशन का काम करेगा न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। मास की वैल्यू पुट की 10, एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? 2.5। सॉल्व किया 25 न्यूटन आ गया। 25 न्यूटन आने का मतलब ये होगा कि अगर यहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू 25 न्यूटन हो सकती है तो दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे। फिर हमने चेक किया कि क्या यहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू 25 न्यूटन हो सकती है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 50 न्यूटन हो सकता है जी, 50 न्यूटन हो सकता है। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है, इतनी वैल्यू यहां पर एग्जिस्ट कर सकती है। सो दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे। अब मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि न्यूमेरिकल कैसा भी आ सकता है, इसीलिए मैं अभी आपको अंदाजा दिखा देना चाहता हूं कि समटाइम्स ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि जैसे यहां पर मैक्सिमम वैल्यू कितना? 50 न्यूटन। क्लियर? बट जो रिक्वायरमेंट है दोनों को साथ साथ चलने की, मान लो कि कोई दूसरा न्यूमेरिकल है, वहां पर जब आप फ्रिक्शन सॉल्व करते हो तो उसकी वैल्यू आ जाती है 75 न्यूटन। ये वैल्यू कितनी आ जाती है? 75 न्यूटन। मतलब अगर ये फ्रिक्शन यहां 75 न्यूटन हो सकता है तो ही ये दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे। अगर फ्रिक्शन यहां 75 न्यूटन नहीं हो सकता है तो दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन अलग अलग होगी। तो आप ही बताओ कि अगर यहां 75 न्यूटन की रिक्वायरमेंट होती और है कितनी? 50 न्यूटन, तो दोनों ब्लॉक क्या साथ साथ मूव करते? नहीं करते। तब दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन अलग अलग होती। वैसा सवाल भी आपके सामने रखा जाएगा सो दैट कि आप उस तरह के कॉन्सेप्ट को, उस तरह के न्यूमेरिकल में भी कॉन्फिडेंट हो सकें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वैसा ही रहेगा, थोड़ा सा चेंज है। अगेन 10 kg ए ब्लॉक, बी ब्लॉक 10 kg, बी ब्लॉक स्मूथ सरफेस पे रखा गया है और यहां रफ सरफेस है। म्यू का वैल्यू 0.5 न्यूटन, सॉरी 0.5, और इस पे इस बार 120 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 120 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। लास्ट न्यूमेरिकल में 50 न्यूटन था, अब कितना लग रहा है? 120 न्यूटन का। अब पूछता है कि बताओ यहां पर फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा और दोनों की एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, करें शुरू। चलिए, जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या है? मेंटली फ्रिक्शन को एलिमिनेट करो। कर दिया। अगर फ्रिक्शन को एलिमिनेट करते हैं, ये फोर्स डिवाइडेड बाय मास, इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और A2 कितना हो जाएगा? A2 पे तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है ना, B पे कोई फोर्स नहीं लग रहा अगर फ्रिक्शन एलिमिनेट करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है? A1 नॉट इक्वल्स टू A2। इसका मतलब यहां पर फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा, दैट इज फ्रिक्शन एग्जिस्ट। फ्रिक्शन एग्जिस्ट। दो सिचुएशन अराइज हो सकती हैं। यहां तो ये दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से आगे बढ़े, अगर ये दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेंगे तो यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। अगर इन दोनों की अलग अलग एक्सेलरेशन से ये मूव करेंगे तो यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। क्या होगा? चेक करते हैं। चेक करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि बोथ द ब्लॉक्स मूव विद कॉमन एक्सेलरेशन। लेट both the blocks move with common acceleration. अगर ये दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से चलते हैं तो इन पे नेट फोर्स कितना है? 120। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इस तरह से लिखा जाएगा। सॉल्व करते हैं, ये आएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया कॉमन एक्सेलरेशन। अब चेक करते हैं कि कितनी रिक्वायरमेंट है फ्रिक्शन की सो दैट कि दोनों ब्लॉक कॉमन एक्सेलरेशन से चल सकें। तो आप देखो कि इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जा सकता है, इस तरह से।
ये ए है, इस पे फोर्स लगा 120 न्यूटन का इस तरफ, तो फ्रिक्शन लगा इस तरफ। क्लियर? अगर इस पे फ्रिक्शन इधर लगा तो बी वाले पे फ्रिक्शन इधर लगता है, इधर लगता है। ठीक है? और इन दोनों फोर्सेस के कारण इसकी एक्सेलरेशन कितनी, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके कारण बी पे यही फोर्स लग रहा है, इसके कारण इसकी एक्सेलरेशन कितनी, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास कितना है इसका, 10 kg। चलिए चेक करते हैं फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अगर ये कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करते हैं तो ये फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, तो फ्रिक्शन होना चाहिए मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फ्रिक्शन की वैल्यू होनी चाहिए 60 न्यूटन, देन ओनली both the blocks move with, so if friction equals to 60 Newton, then only both the blocks moves with common acceleration, moves with common acceleration. Clear? Then only both the blocks move with common acceleration. चलिए ये बात तो हो गई सही। अब क्या किया जा सकता है, क्या 60 न्यूटन की फ्रिक्शन यहां पर है? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन? सो फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो है म्यू एन, और म्यू की वैल्यू है 0.5 और एन होगा mg। सो 0.5 इंटू 10 इंटू 10 सॉल्व किया जाएगा, यह आएगा 50 न्यूटन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आया, 50 न्यूटन आया। रिक्वायरमेंट कितनी थी, 60 न्यूटन की। तो यहां से यह पता लगता है कि ये जो फ्रिक्शन है दैट इज ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक वैल्यू, इस तरह से। तो ये कंडीशन, देयरफॉर बोथ द ब्लॉक्स कॉमन एक्सेलरेशन से मूव नहीं करेंगे। बोथ द ब्लॉक्स, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है ना कि आपके पास 50 रुपए हैं, 60 रुपए कहां से खर्च होगे, राइट? तो बोथ द ब्लॉक्स मूव विद डिफरेंट एक्सेलरेशंस। अब उनके अलग अलग एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंट एक्सेलरेशंस। चलिए यहां तक तो हमें क्लियर हो गया कि अब दोनों ब्लॉक्स क्या होंगे, अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। ठीक, अब इनकी अलग अलग एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। अलग अलग एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए देखिए जितनी जितनी फोर्स लग रही है ब्लॉक्स पे वो सारी हम रिप्रेजेंट कर देंगे। 10 kg ब्लॉक की बात करें, ए, इस पे तो 120 न्यूटन इस तरफ लग रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहा जाता है वो कितना लगेगा यहां पर, 50 न्यूटन। ठीक, अब इसकी एक्सेलरेशन देखते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, तो 120 माइनस 50, दिस इज द नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। जब इसको सॉल्व करेंगे ये कितना आना चाहिए, 70 इक्वल्स टू 10, ये टर्म सॉल्व करेंगे, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ ए। ये आ गई ए की एक्सेलरेशन जो कि सही है, दिस इज योर आंसर। बी की एक्सेलरेशन निकालनी है, बी पे सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करेगी दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, और वो भी मैक्सिमम वैल्यू जिसकी वैल्यू कितनी है 50, 10 kg है, बी ब्लॉक है। चलिए फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक, ये हो गया 50 इक्वल्स टू 10 एक्सेलरेशन ऑफ बी। सो बी ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन आएगा दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो न्यूमेरिकल है ये आपको समझ आया होगा कि फर्स्ट न्यूमेरिकल मैंने 2 बारी रिपीट क्यों किया था, सो दैट कि आपको क्लिस्टर क्लियर हो सके कि ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है जब दोनों ब्लॉक अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, और ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है जब दोनों ब्लॉक सेम ही एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। और वो सिचुएशन क्या है, कब आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो कि ये सेम
एक्सेलरेशन से मूव करेंगे कि अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, वो चीज आपको इन दो एग्जाम्पल से बिल्कुल ही क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक, अब पूछा जाए कि यहां पर फ्रिक्शन कितना एग्जिस्ट करेगा, तो कितना फ्रिक्शन यहां पर लग रहा है 50 न्यूटन, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू जो भी है वो यहां पर एक्ट कर रहा है। क्लियर होगी बात। समटाइम्स कुछ न्यूमेरिकल्स में ना म्यू एस और म्यू के दोनों दिया जाता है, म्यू एस भी दिया जाता है, जैसे यहां पर 0.5 दे दिया, और म्यू के भी दिया जाता है, फॉर एग्जांपल 0.3 दे दिया। ध्यान से सुनना बात को, ये जो सिचुएशन है इसमें अलग अलग एक्सेलरेशन है, मतलब ये दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से, तो यहां पर जो फ्रिक्शन होगी वो कौन सी होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन होगी। तो जब आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, जब आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये जो फ्रिक्शन, अभी तो हमें सिर्फ म्यू दिया था, तो इसलिए इस म्यू के कारण जो मैक्सिमम फ्रिक्शन बैठती थी मैंने वो लिख दी। अगर म्यू के भी दिया होता तो फिर आप यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन लिखते, उसकी वैल्यू इस 50 से थोड़ी सी कम आनी थी, फॉर एग्जांपल 30 आती, आप यहां 30 पुट करते, आप यहां पर 30 लिखते, बिकॉज दे आर मूविंग नाउ रिलेटिव टू ईच अदर विद काइनेटिक फ्रिक्शन। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि जब म्यू एस और म्यू के दिए जाएंगे तो क्या सिचुएशन होनी चाहिए। क्लियर होगी बात। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 के लिए। देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सीखिएगा। कहता है ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज हॉरिजॉन्टली थ्रोन विद a velocity of 10 meter per second on a stationary long plank of mass 2 kg। प्लैंक का मास है 2 kg, ब्लॉक का मास है 1 kg, इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम व्हेन m1 comes to rest with respect to plank। कि कितने टाइम के बाद यहां कहीं ये पहुंचकर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक, विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। सो यहां पर प्लैंक के रिस्पेक्ट में हमने बात करनी है। ठीक है, सीखते हैं इसको धीरे धीरे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात, फोर्स तो कोई दिख नहीं रहा है ना, एक्सटर्नल फोर्स। ये ब्लॉक को इतने स्पीड से धकेला गया, ये स्लो डाउन हो रहा है और फाइनली रुक रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि इसके ऊपर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसके कारण इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, या इसकी स्पीड हम कह सकते हैं कि कम होती जा रही है। तो कितना फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू जो एक्ट कर सकता है फ्रिक्शन का। सो मैं आपको डायग्राम बना देता हूं, इस तरह से डायग्राम होगा। ये v0 वेलोसिटी से उधर जा रहा है m1, तो इस पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अगर इस पे लेफ्ट एक्ट कर रहा है तो प्लैंक पे फ्रिक्शन राइट साइड पे एक्ट करेगा। ये है m2 विच इज इक्वल्स टू 2 kg। इस फोर्स के कारण जो प्लैंक है वो राइट साइड पे एक्सेलरेट करेगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक कितना हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय m2, ऐसा। ठीक, और इस फोर्स के कारण ये एक्सेलरेट करेगा इस डायरेक्शन में a1। याद हो, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन जब अपोजिट होती है तो स्पीड डिक्रीज होती जाती है। तो यहां से सबसे पहले देखते हैं कि फोर्स होगा कितना। सो जो मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन फोर्स का, दैट इज म्यू n विच इज इक्वल टू mg। यहां पर ये आएगा m1g। म्यू का वैल्यू है 0.5, m1 है 1 kg, और ये हो गया 10। ये चीजें जब हम सॉल्व करेंगे ये आएगा 5 न्यूटन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितना आ गया, 5 न्यूटन आ गया। ठीक, 5 न्यूटन के कारण ये एक्सेलरेशन अब देखते हैं कितनी होगी। सो a1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय m1। माइनस क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड पे है ना a1, नेगेटिव साइड पे है, तो नेगेटिव लिख रहा हूं। 5 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू -5 मीटर पर। ये आ गया मेरे पास a1 एक्सेलरेशन 1, a2 फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय m2, फ्रिक्शन है और m2 है, इट इज 2.5 मीटर पर। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इतनी बातें क्लियर हो गई। ठीक है, अब इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा। रिलेटिव क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक है। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक कितना होगा, जिसको मैं रिलेटिव एक्सेलरेशन लिख रहा हूं। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक। ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, -5,
और इसका है 2.5, सॉल्व करेंगे आएगा -7.5। दिस इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। एक्सेलरेशन पता लग गया। और क्या क्या बातें हमें पता होनी चाहिए सो दैट कि हम आंसर तक पहुंच सकें। चलिए देखते हैं, इसको आप पॉज करके नोट कर लेना, मैं आगे लिख रहा हूं। देखिए सिचुएशन क्या है, जो मेरे पास इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी कितनी है 10, इसकी वेलोसिटी कितनी है 0। सो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी हो गई मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी सिस्टम में, ये भी धीरे धीरे रुक जाएगा, तो ये भी जब यहां तक पहुंचेगा इसकी भी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी तो थोड़ी जीरो, तो इनकी भी अब रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक, तभी तो रुकेगा विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। कुछ बच्चे सोचेंगे ये तो एक्सेलरेट करना शुरू हो गया तो इसकी वेलोसिटी 0 क्यों ले रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी प्लैंक मतलब कुछ टाइम बाद, फॉर एग्जांपल 4 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी बनी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 4 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी भी बनी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम बन गई, दोनों की वेलोसिटी सेम बन गई, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी 0, है ना। यही तो लिखते हैं कि v1 माइनस v2, 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, कुछ ऐसा लिखा जाएगा ना। तो फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि जो ब्लॉक है वो रेस्ट पर आ गया विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है, रिलेटिव एक्सेलरेशन है मेरे पास -7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखा जाता है, v रिलेटिव इक्वल्स टू u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव मल्टीप्लाई t। v रिलेटिव कितना है 0, u रिलेटिव कितना है 10 माइनस 7.5 इंटू टी, याद आएगा -10 इक्वल्स टू -7.5 इंटू टी। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, क्लियर। यह आएगा 100 डिवाइडेड बाई 75 इक्वल्स टू टी। 25 से कैंसिल हो सकता है, टी का वैल्यू आएगा 4/3 सेकेंड्स। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। अच्छा सवाल है, आपको पता होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। आई होप कि इन 2-3 एग्जाम्पल से आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा, आपका डर खत्म होगा। आप इस तरह के और भी आपके पास जो भी किताब होगी उन 3-4 सवाल अपनी किताब से सॉल्व करिए। ये कॉन्सेप्ट को सीख के आपके पास 7-8 सवाल बन जाएंगे। 7-8 सवाल से आप एनफ, आप में कॉन्फिडेंस हो सकता है कि जब भी एग्जाम में टेस्ट सीरीज में इस तरह का सवाल आप देखोगे, आपको पता होगा कि मुझे इसको कैसे सॉल्व करना है। मेरा मकसद यही है। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, मैं अगर 14 सवाल आपके सामने रखूंगा तो सारा काम मैंने ही कर दिया, आप बस देखोगे, नोट्स बनाते जाओगे। इसलिए 4 सवाल 3 मैंने रखे हैं, 4 आप अपनी तरह से किताब से छांटिए, उनको सॉल्व करिए, आंसर मैच करिए। 4 वो सही हो गए, 3 ये हो गए। 7-8 सवाल एक कॉन्सेप्ट पे सफिशिएंट होते हैं एग्जाम में रेलेवेंट न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने के लिए। काम आपको पता है क्या करना है, लगे रहना है। लगे रहिए, फिजिक्स में जितना मेहनत कर सकते हैं करिए, सो दैट कि यू कैन अचीव योर ड्रीम्स। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।